अगर हम आईपीसी की बात करें, इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा आईपीसी के बारे में बता दें, तो आईपीसी जिसे अब बीएनएस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बीएनएस, क्या कहा जाता है, बीएनएस, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था ये 1860 में बना था। लेकिन अगर हम इसके परिवर्तन की तिथि की बात करें, इसमें कब कब परिवर्तन हुए थे, ठीक है, तो 1 जनवरी 1862 में इसमें कुछ परिवर्तन हुए थे। अगर इसमें कितनी अध्याय हैं, किसमें आईपीसी की बात कर रहे हैं, 23 अध्याय हैं किसमें, आईपीसी में। अगर धाराओं की बात करें 511 धाराएं हैं। क्या करता है ये जो आईपीसी, क्या करता है, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, धोखाधड़ी जैसे अपराधों को परिभाषित देता है। हर अपराध के लिए सजा तय करता है, जैसे 302 हत्या के लिए दंड देता है, 376 बलात्कार के लिए। अगर हम बात करें सीआरपीसी की, हम बात करें सीआरपीसी की, तो जिसका नाम अगर हम बात करें तो बीएनएसएस हो, ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर इसके हम बात करें कि ये कब बना था या कब गठन हुआ था, तो 1973 में। अगर हम बात करें प्रवर्तन की या लागू की, तो लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 1974 में। बना ये था लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को, 1 जनवरी में लागू हुआ था। अगर हम इसके अध्याय की बात करें, किसके, अगर हम इसके अध्याय की बात करें सीआरपीसी की, तो इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें 27 अध्याय हैं। ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, ठीक है। और इसमें धाराएं कितनी हैं, अगर हम धाराओं की बात करें 484 इसमें धाराएं का समावेश मिलता है, ठीक है। और क्या करता है, पुलिस केस कैसे दर्ज करेगा, कोर्ट में चार्जशीट कैसे पेश की जाएगी, जमानत मिलेगी तो कैसे मिलेगी, ट्रायल की प्रक्रिया कैसे होगी, अगर आप कहीं थाने में जाते तो एफआईआर किस प्रक्रिया के तहत दर्ज होगी, पुलिस अगर किसी को रिमांड पर लेती है तो किस धारा के तहत वो रिमांड पर ले सकती है, इसके बारे में आपको इसमें जानने को मिलेगा, ठीक है। ये एक तरीके से न्याय प्रक्रिया है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट दंड का अधिकारी से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। अगर हम बात करें किस किस से शिकायत की जा सकती है, तो ये जो हमारा राइट आंसर है वो 200 है। क्या है, 200। 200 एक धारा है, क्या है, धारा, क्या है, धारा है, ठीक है। 200 क्या है, धारा, जो आती किसके अंतर्गत है, 1973 के अंतर्गत आती है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ो। के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है। किस, अगर हम बात करें किस धारा के तहत जो राष्ट्रीय मानवाधिकार होता है आयोग, उसके पास तलाशी और जब्ती की शक्ति प्राप्त होती है, किस धारा के तहत, तो धारा नंबर 100, धारा नंबर 100। और ये आती किसके है, 1973 की धारा, क्या है, धारा है 100। चलो आगे बढ़ो। दंड प्रक्रिया संहिता 1900 धारा 1913 की 73 की धारा के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है, किस धारा के अंतर्गत, ठीक है। जो अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर अगर उपद्रव मचाता है, ठीक है, तो उसको दंड देने के लिए मजिस्ट्रेट को जो आदेश पारित है वो किस सेक्शन में आता है, तो वो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 133 में आता है। किस में आता है, 133 में आता है। अगर कोई उपद्रव करता है अगर हटाने के लिए, तो आदेश का प्रावधान इसी में दिया गया है, किसमें, 1973, ठीक है, सीआरपीएस, ठीक है, भारतीय दंड प्रक्रिया। सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अभी क्या आता है, सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है, तो वो किस धारा के अंतर्गत आता है, 268, किसके आता है, 268, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ये धारा है, क्या है, ये धारा, यहाँ लिखा है धारा के अंतर्गत आता है, 268 धारा के अंतर्गत आता है,
ठीक है। और अगर कोई चोरी करता है तो चोरी के लिए कौन सी है धारा, धारा 378। 68 में क्या होता है, अगर कोई अपहरण करता है, अपहरण करता है और जानबूझकर उसको छिपाता है तो किसके अंतर्गत आता है, 368 में। ठीक है। 278 में क्या होता है, अगर कोई पर्यावरण को दूषित करता है तो उसके लिए इस धारा में उसका दंड सुनिश्चित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। डकैती करना कहा जाता है जब भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी के तहत लूट संयुक्त रूप से व्यक्तियों द्वारा की जाती है। कितने व्यक्ति हैं जो लूट काट करेंगे तो उसको डकैती कहा जाएगा। अगर 3 से ज्यादा है, 5 से अधिक है, 4 से अधिक है या 7 से अधिक है, अगर कहीं पर कोई चोरी कर रहा है, अगर उसके साथ 5 लोग मिलकर चोरी कर रहे हैं, 5 या 5 से अधिक, तो वो चोरी नहीं होगी, क्या होगी, डकैती होगी। क्या होगी, डकैती। इसलिए 5 लोग जब चोरी करते हैं तो डाकू होते हैं। क्या होते हैं, डाकू। ठीक है, वो डाकू की संज्ञा उनके ऊपर लागू होती है। चलो आगे बढ़ो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट, एक सत्र न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो किसके थ्रू किया जा सकता है, एक मजिस्ट्रेट के थ्रू। किसके, मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया यानी CRPC, ठीक है, CRPC के तहत, और किसमें, धारा 156(3) के तहत। कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारियों को घरेलू हिंसा के मामले में सावधानी पूर्वक सूचना देता है तो वो क्या होगा, वित्तीय दायित्व होगा उसका, आपराधिक दायित्व होगा, नागरिक दायित्व होगा, या कोई दायित्व नहीं होगा। तो उसका कोई भी दायित्व नहीं होता। ठीक, उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ये पूछा कब गया था, यूपीएसआई 2021 में। चलो आगे बढ़ो। जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है, जानबूझकर, दुर्व्यवहार, प्रदर्शन, दूसरी डिग्री का अपराध, तीसरी डिग्री का अपराध, या दुष्प्रेरण। तो क्या कहा जाता है, दुष्प्रेरण। इसको हम लोग कहते हैं, इसका दूसरा शब्द होता है उसका उकसाना। क्या होता है, उकसाना। ठीक है, इसका दूसरा शब्द क्या होता है, उस उकसाना होता है। ठीक है, और ये अगर कोई उकसाने की बात कहता है तो ये किस आईपीसी में आता है, किस में आता है, आईपीसी में आता है। किस में आता है, आईपीसी। तो 1860 की जो धारा है, ठीक है, धारा 107 और 120 ये कहती है कि उकसा रहा है कोई। ठीक है, तो इसके तहत उसे उकसाने की बात करता है तो इसके अनुसार उसे क्या होगा, दंड दिया जाएगा। ठीक है, आपराधिक इरादों को अंजाम देने के लिए उकसाना, मदद करना, प्रोत्साहित करना होता है अगर किसी व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा किया जाता है। जो कोई भी कम से कम आयु के पुरुष को बहकाता है उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी 18 साल के व्यक्ति को, 15 साल के व्यक्ति को, 16 साल के या 17 साल के व्यक्ति को अगर आप बहका रहे हैं, किसको बहका रहे हैं, तो पुरुष को बहकाता है तो वह अपहरण करने वाला कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, 16। अगर आप 16 से कम आयु के बच्चे को अगर आप बहका रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या कहा जाएगा, उसे अपहरण करने वाला कहा जाएगा। उसकी उम्र कितनी है, 16। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पीड़ित प्रतिकार स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई जो आपराधिक पीड़ितों के कल्याण, पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के सिद्धांत का एक प्रकार है। क्षतिपूर्ति, निवारक, प्रतिकारात्मक। तो क्या होगा, क्षतिपूर्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट होगा। चलो आगे बढ़ो। सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच अगर कहीं पर रोड पर अगर आप लूट या डकैती करते हैं तो आईपीसी के तहत कितने साल की आपको सजा होगी। देखो, सूरज अस्त हो जाए और सूर्य उदय, रात के अंधेरे में अगर किसी को लूटोगे, डकैती करोगे तो आपके ऊपर आईपीसी के तहत कितने सालों का कारावास होगा, 10 सालों के लिए कारावास होगा साधारण, 14 सालों के लिए साधारण कारावास होगा, 14 तक के लिए कठोर कारावास होगा, 14 सालों तक के लिए कठोर कारावास होगा। ठीक है,
10 के लिए होगा, 14 के लिए होगा, 14 के लिए होगा, 10 के लिए। एक दो में साधारण है, एक में कठोर होगा। तो क्या होगा? कठोर कारावास होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। 14 सालों तक के लिए कठोर कारावास होगा आपको। ठीक है। और ये न्याय जो दिया जाएगा वो अगर हम बात करें आईपीसी कहें चाहे BSNS कहें, ठीक है, बात एक ही है। तो याद रखना, BNS बोले चाहे आईपीसी बोले तो किस धारा क्या आएगा? धारा 392 धारा के तहत उस पे कारावास होगा। पूछ ये भी सकता है, अगर कोई डकैती कर रहा है रात को सूरज अस्त होने के बाद और सूरज उदय के बीच में, तो उसको किस आईपीसी के तहत उसे कठोर कारावास दिया जाएगा? तो 392 धारा के तहत उसे दिया जाएगा। और आगे 1860 भी याद रखना। ठीक है। पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की धारा के तहत जारी किया गया है। 125, 123, 126, 124। तो क्या है? 125। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए आदेश जारी किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निम्न लोग भरण पोषण के पात्र होते हैं। जैसे पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, पिता या माता पिता जो भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। ठीक है। तो आदेश दिया जाएगा तो किस धारा के तहत दिया जाएगा? 125। अगर आप अपने माता पिता को भरण पोषण के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो 125 के तहत आपके ऊपर केस कर देंगे और इसके तहत सुनवाई होगी। या आपके माता पिता आपको कुछ नहीं दे रहे हैं रहने खाने के लिए, तब आपके खिलाफ इस पे कार्रवाई होगी। चलो आगे बढ़ो। सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दाव लिखित प्रस्तुत कर देने का आदेश दे सकता है। तो क्या दे सकता है? यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना हो, यदि विवाद में एक संयुक्त परिवार शामिल हो, यदि विवाद पारंपरिक अधिकारों से संबंधित हो। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी और सी, बी और सी, बी और सी। तो ये वाला आंसर क्या होगा? गलत होगा। यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना हो तो ये नहीं होगा। दोनों आंसर क्या होंगे? बी और सी राइट होंगे। लोक सेवा शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत की गई है। तो ये किस सेक्शन के तहत आता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सेक्शन 21, सेक्शन यानी धारा 21 के तहत आता है। सेक्शन 21 के तहत ऐसा किया जाएगा। कब? लोक सेवा शब्द की परिभाषा, लोक सेवा शब्द याद रखना, लोक सेवा शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के तहत की गई है। तो लोक किस धारा के तहत की गई है? सेक्शन 21 धारा 21। ठीक है। आईपीसी के लिए एक ठग को जाएगा क्या दंड दिया जाएगा? अगर आईपीसी के अनुसार एक ठग को क्या दंड दिया जाएगा? जुर्माना लगेगा, 3 महीने की उम्र कैद होगी, आजीवन कारावास और जुर्माना होगा, या 3 महीने तक की कैद होगी। तो क्या होगा? आजीवन कारावास होगा। क्या होगा? आजीवन कारावास होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको बताना है कि इसमें निम्नलिखित में से किसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है। सिर या चेहरे का स्थायी विरूपता, नपुंसकीकरण, गर्भपात कराती करना, एक अस्थि की संधि। राइट आंसर क्या होगा हमारा? गर्भपात करती करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये गंभीर चोट में शामिल नहीं होता है। ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ दंड दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ो। जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील नृत्य के माध्यम से
कष्ट का कारण बनता है। अगर कहीं तुम रास्ते पे जा रहे हो और तुम किसी का नाच देखने लगे, जो आजकल रोडों पे नचनिया नाच होता है, अगर उसको देखते देखते तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें चोट लग गई और तुमने क्या किया, जो रोड पे नृत्य कर रहा था उसके ऊपर तुमने केस किया, तो उसको कितने साल का या कितने वक्त का या कितना जुर्माना उस पर लगेगा? 6 महीने तक कैद होगी, 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना है, 3 महीने तक कैद है या और जुर्माना, ठीक है? या ए है यानी पहला है, बी है, सी है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आता है हमारे पास? सी ऑप्शन है, सी, यानी 3 महीने की कैद और जुर्माना उस पर लगेगा। तो तुम्हें अपने आईपीसी पता होना चाहिए। ये आईपीसी में ऐसी धाराएं हैं, तो तुम किसी का नाच देखते देखते अगर कहीं तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो तुम अपील कर सकते हो। यही रीजन होता है कि जो आजकल रील बनाते हैं, जिनकी रील वायरल होती है, तो इसी के तहत उन्हें जुर्माना लगाया जाता है, जो आजकल वीडियो में दिखाई देता है। भारतीय दंड संहिता को किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? तो जो आईपीसी है, किस आईपीसी के तहत राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? 171 बी, 268, 219 बी या 124 ए? तो किसके तहत किया गया है? 124। आईपीसी किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? याद रखना, राजद्रोह को किस आईपीसी में परिभाषित किया गया है, ठीक है? तो किसमें? धारा 124। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। सीआरपीसी की धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड करना और एफआईआर तैयार करना है। तो किसके तहत आता है? अगर कहीं तुम थाने में पहुंचे और तुम्हारी शिकायत कोई नहीं लिख रहा है, अगर लिख भी रहा है तो लिखने का जो उसका प्रावधान है वो किस धारा में आता है? 154, 174, 134 या 164? तो किसमें आता है? 174 में। 174 के तहत एफआईआर लिखी जाएगी और जो लिखा जाएगा, जो भी लिखेगा उसका कर्तव्य बनता है कि मौखिक रूप में दी गई जानकारी को लिखना और उसी जानकारी को दोबारा जो जानकारी दे रहा होगा उसके सामने उसको बताना, ठीक है, कि फला फला चीज आपकी इसमें लिखी गई है। चलो आगे बढ़ो। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है, तो उसे किस इरादे से करना कहा जाएगा? अनुमोदन के, बेईमानी के, संज्ञान के या कला के? तो ये किसके अंतर्गत आएगा? बेईमानी के। गलत तरीके से अगर किसी को छुओगे, लाभ पहुंचाओगे, तो किसके तहत आएगा? और धारा कौन सी होगी? धारा 24। धारा 24 याद रखना। आईपीसी, आईपीसी याद रखना, 1860 आईपीसी और धारा 24, ठीक है? लोग भूल जाते हैं सीआरपीसी के तहत लगेगा कि आईपीसी के तहत लगेगा, तो ये भी याद रखो, आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में? जो 53 नंबर धारा है उसका क्या काम होता है? आपराधिक साजिश, सामान्य अपवाद, बहकावा या दंड? तो इसका काम क्या होता है? दंड देना। किसका? आईपीसी 53, ठीक है? ये क्या होता है? दंड देना, ठीक है? और क्या क्या दंड दे सकता है? मृत्यु दे सकता है, आजीवन कारावास होगा, ठीक है, संपत्ति का संपहरण होगा, जुर्माना होगा, कारावास होगा, कठिन होगा, कठोर श्रम के साथ होगा। ये सब चीजें इसमें आती हैं। भारतीय दंड संहिता बोले तो आईपीसी वर्ष 2060 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता को संशोधित संस्करण है। इसमें से किन देशों की दंड संहिता उसी रूप में आधारित है? आज भी उसी रूप में है। सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका। तो क्या है? ये तीनों में आज भी उसी रूप में प्रारूप पर आधारित है, ठीक है? तीनों पर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए बी सी, ए बी सी। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 व 409 किस विषय से संबंधित है? ठीक है,
जो धारा है 405 और 409 वो किस विषय को संबंधित है या किस विषय से संबंधित है या किसको बताती है? आपराधिक न्याय संभाग, जबरन वसूली या शरारत या छल। तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए के तहत आएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 का क्या संबंध है? आईपीसी की बात कर रहा है। आईपीसी 415 और 420, तो ये क्या होती है? हम कह सकते हैं अगर कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, ठीक है, तो उसको किस आईपीसी के तहत उस पे ऊपर कठोर कारावास या कठोर दंड दिया जाएगा? तो 415 और 420 में इसका उल्लेख है। किसका? धोखाधड़ी का। किसका? धोखाधड़ी का। भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? देखो, किस आईपीसी अनुभाग में यह कहा गया है कि अगर सजा की शर्त के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा, तो ऐसा किस धारा में कहा गया है? धारा 57, धारा 51, धारा 63, धारा 47। तो किस में कहा गया है? धारा 57 में। किस में? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ए राइट होगा। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। या बी कहता है भारतीय दंड संहिता के एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो कौन आंसर इसका राइट होगा? तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो दोनों होंगे, ए और बी। ए और बी दोनों क्या होंगे? सही हैं। ठीक है, दोनों क्या है? सही है। और ये किस धारा के अंतर्गत आते हैं? तो आईपीसी, याद रखना, आईपीसी 120 ए। ठीक है, आईपीसी 120 ए के तहत यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है, अगर अपना तुम अपराध स्वीकार कर लेते हो। ठीक है, और आईपीसी की धारा 309 क्या कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो किस धारा के तहत उसे अपराध घोषित किया जाएगा? तो धारा जो होगी, धारा 309 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करे तो वह एक अपराध है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।